Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD Government Girls College, भरतपुर। मैंने आपको पिछली वीडियो में आनंदम विषय के अंतर्गत डायरी किस तरह से बनाएं उसके लिए लेक्चर दिया था, सुझाव दिए थे, बताया था। आज मैं आपको प्रोजेक्ट्स जो उसका दूसरा पार्ट है आनंदम का, एक तो दैनिक डायरी है और दूसरा है प्रोजेक्ट जो हम 8 से 10 बच्चों को मिलकर एक साथ बनाना है, उसके विषय में बात करूँगी। आनंदम योजना जो है वो समाज के प्रति योगदान करने और उसके बदले में आपको मिलेंगे एकेडमिक क्रेडिट, तो उसके बदले में अकादमिक क्रेडिट अर्जन करने के लिए प्रेरित करने वाला विषय है। जॉय ऑफ गिविंग जैसे मूल्यों को स्थापित करने का श्रेय इससे आपको मिलेगा। ये योजना छात्रों को सेवा के उस मोड को तय करने की अनुमति देगी जिसमें वे कार्य करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको जो आनंदम विषय की स्कीम है 2021 की राजस्थान सरकार की, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के विषय में बताना चाहूँगी। सबसे पहला विषय है कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर की सफाई। यानी आपका कॉलेज बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर एरियाज़ होते हैं। आप कोई सा भी एक पार्ट चुनकर 8-10 बच्चे मिलकर उसे एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं कि इस परिसर के इस पार्ट की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसको स्वच्छ रखने की, इसका सौंदर्यीकरण करने की। इस प्रकार से आप किसी भी परिसर के एक भी पार्ट को आप अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं, प्रोजेक्ट उसके ऊपर बना सकते हैं। दूसरा है आपका झुग्गी के बच्चों को पढ़ाना। झुग्गी क्या होता है? जहाँ स्लम ड्वेलर्स रहते हैं, निम्न तबके के लोग रहते हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते या जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ना उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होती है कि साक्षरता का क्या अर्थ है, क्यों ज़रूरी है। तो आप इस तरह के एरिया का चुनाव कर सकते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका साक्षरता कार्यक्रम भी आ सकता है, जिसमें आपको झुग्गी के बच्चों के पढ़ाने के अतिरिक्त आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि साक्षरता का ज्ञान ना हो, जिनको विषयों का ज्ञान ना हो, जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ना हो। आप उनको भी पढ़ाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसी का ही एक पार्ट और है डिजिटल लिटरेसी आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। जैसा कि हम सब देखते हैं, हम सब देख रहे हैं कि बिना एंड्रॉयड फ़ोन के, बिना ऑनलाइन काम के हमारी ना तो क्लासेस हो पाती हैं, ना हम कुछ और सीख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। तो जिस तरह से ये आज हमारी ज़रूरत है, ये पूरे समाज की ज़रूरत बन चुकी है। तो हम चाहें तो एक प्रोजेक्ट इस तरह का ले सकते हैं कि जिन लोगों को इस तरह के फ़ोन्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, विभिन्न एप्लीकेशंस जो हैं उनको किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, उनसे हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जैसे ऐप्स होती हैं जिनमें हम पेमेंट करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कितनी खरीदारी का काम ऑनलाइन हो जाता है, अमेज़ॉन आदि से। इसी प्रकार बहुत सारी ऐप्स होती हैं। बच्चों की पोएम्स हैं, हमें कोई भी कार्यक्रम करना होता है उसको संबंधित गूगल पे जानकारी, तो ढेरों तरीके से हम मोबाइल का उपयोग करते हैं। लेकिन कैसे इसका उपयोग किया जाए, कितनी सीमा तक कर सकते हैं या किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये सब जानकारी देने के लिए भी आप अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आजीविका परियोजनाएं। आजीविका यानी कि जीवन चलाने के लिए धनोपार्जन करने का उपाय। किस प्रकार से हम अपनी आजीविका कमाने का साधन बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हैं मास्क का बहुत अधिक उपयोग है, मास्क बहुत ज़्यादा वितरित हो रहे हैं, बहुत से लोग निःशुल्क बांट रहे हैं। तो आप लॉट का लॉट बनाकर उनको दे सकते हैं, उनसे वो आपको नॉमिनल चार्जेस पर या जो भी आपका खर्चा आ रहा है, जितनी आपकी मेहनत है, आप उस हिसाब से उनसे पैसा ले सकते हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे इसमें हमें कहना चाहिए कि एक आशाएं दिखाई देती हैं, संभावनाएं दिखाई देती हैं, जिनके अंदर हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो आजीविका पापड़ मंगोड़ी बनाकर भी बहुत से धनोपार्जन का उपाय अपना सोच सकते हैं। सिलाई की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। थैला, प्रदूषण आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, तो प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए हम थैलों आदि को बनाकर भी लोगों में उनमें चेतना ला सकते हैं और उनके थैले बनाकर भी हम उनको बेच सकते हैं, अपने आजीविका का साधन बना सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी आपके दिमाग में भी आजीविका से संबंधित योजनाएं आ सकती हैं। आप उनमें से कोई सा एक लेकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकारी कार्यक्रमों के लिए जागरूकता पैदा करने जैसे समुदायों को समय देने वाली गतिविधियाँ। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन लोगों को उनकी अवेयरनेस नहीं होती, उनकी जानकारी नहीं होती। तो आप उन सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य कर सकते हैं। लेटेस्ट में यदि हम देखें तो कोविड-19 से बचने के लिए हमारे देश में टीका आ चुका है, तो लोगों को ये बड़ा भय व्याप्त है कि पता नहीं ये टीका कैसा है, कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या इसको लगवाएं या नहीं लगवाएं, या कितने वर्ष की उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है, या कितने वर्ष की उम्र के लोग इसको नहीं लगवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी अवेयरनेस जिनकी लोगों को नहीं होती है। तो हम प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी सरकारी, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है, बहुत सारी सरकारी कार्यक्रम चलते रहते हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, जिनके प्रति आप लोगों को जागरूक करने का भी कोई भी गतिविधि ले सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका योग, ध्यान या शारीरिक व्यायाम के लिए होल्डिंग सत्र। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम हमारी नितांत आवश्यकता है। तो हम इस तरह के सत्र कर सकते हैं, इस तरह के सेशंस ले सकते हैं, जिनमें लोगों को कैसे योग किया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, और शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ स्टेप्स मुख्य कौन से हैं, उनका हम उनको सत्र चलाकर, एक सेशन चलाकर उनको अभ्यस्त करें, उनको इस चीज़ का प्रशिक्षण दें कि किस प्रकार से योग करें जिससे कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें, कौन कौन से शारीरिक व्यायाम करें, और ध्यान लगाना, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तो इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कला और संस्कृति की बहाली के लिए गतिविधियाँ। कला और संस्कृति, हमारा जो देश है वो इस कार्य के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति हैं और कला भी हमारे देश का, जैसे आप सब जानते हैं, हस्तशिल्प कला, और भी इसके अतिरिक्त संस्कृति की ओर हम जाएं तो विभिन्न प्रकार के हमारे जो प्रांत हैं, विभिन्न देश के अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ सबकी अलग अलग संस्कृति हैं। तो उन संस्कृति के प्रति भी हम कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी गतिविधि लेकर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय जागरूकता और सांस्कृतिक विविधताओं की सराहना करने की दिशा में गतिविधियाँ। पर्यावरणीय जागरूकता, जैसे मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आजीविका में आपको हिंट दिया था कि हमारे देश में प्रदूषण जो फैला रही हैं वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स फैला रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए ही मैंने आपको आजीविका के लिए वहाँ थैले वगैरह बनाना और कागज़ की थैलियाँ बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट का सजेशन दिया था। आप ये भी ले सकते हैं कि लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। लोगों में पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण की रक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, हम इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सांस्कृतिक विविधता के लिए हमारा देश जाना जाता है, विभिन्न संस्कृतियां हमारे देश में चलती हैं। तो हमारे देश की क्या सराहना हम किस प्रकार सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर कर सकते हैं, इस दिशा की ओर भी हम अपनी कोई गतिविधि लेकर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और पशु देखभाल की दिशा में कई गतिविधियां। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा बहुत अधिक आवश्यक है। हम घरों में ही रहते हैं और घरों में ही छोटी मोटी हमारे साथ में घटनाएं घटती रहती हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारा हाथ कट जाता है तो ब्लड बहने लग जाता है, तो तुरंत हम उस पर गीला कपड़ा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, सूती गीला कपड़ा लेकर तुरंत गीला करके उसको बांध देते हैं और एक बार को हमारा खून थम जाता है। हम बर्फ़ की सिकाई कर देते हैं, उस जगह बर्फ़ रख देते हैं तो हमारा खून वहाँ से गाढ़ा हो जाता है और वहीं की वहीं उसका जो फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, वो वहीं की वहीं रुक जाता है।
इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि घर में डिटॉल, आयोडेक्स, छोटी छोटी जो हमारी इस तरह की दवाइयाँ हैं उन्हें हमारा रखने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम बे टाइम यदि ऐसा है आप अस्पताल नहीं जा सकते, आपके घर में कोई नहीं है, रात का समय है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप प्राथमिक चिकित्सा लेकर उस समय उस व्यक्ति को थोड़ी राहत दे सकते हैं और उचित समय के हिसाब से, जैसे डॉक्टर्स का कब अवेलेबिलिटी है, कब हम उनको ले जा सकते हैं रोगी को, इस प्रकार से उतनी देर के लिए उसको प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट इस तरह से तैयार कर सकती हैं कि क्या है प्राथमिक चिकित्सा ये बताएं और किस प्रकार से हम प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं ये बताएं। कुछ लोगों को आप इसके लिए प्रशिक्षित करें। इस प्रकार से आपका एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर तैयार हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे हम मनुष्य की देखभाल करते हैं, मनुष्य की प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार से हम बीच में जिनके रहते हैं उनमें पशु भी बहुत से होते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है। ये सब हमारे दैनिक जीवन के अंदर कहीं ना कहीं दिन से सुबह से लेकर रात तक हमारा कहीं ना कहीं इनके साथ में भी थोड़ा थोड़ा समय निकलता है। हमारे घर में भी पेट्स हो सकते हैं या हमारे घर पर नियमित आने वाली कोई गाय भी हो सकती हैं, कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्लियाँ भी घूमती रहती हैं। तो यदि उनको भी कोई तकलीफ़ है या आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई पशु किसी बात से लेकर परेशान है, तो आप उनकी देखभाल का भी कोई कार्य कर सकते हैं। पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं, उनको आप सूचित कर सकते हैं कि फला जगह पर वह पशु इस तरह की इस अवस्था में पड़ा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार से पशुओं की देखभाल का कार्य कर भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक उद्यान में मदद करना। सामुदायिक उद्यान यानी जो कम्युनिटी में हमारे समाज में बने हुए उद्यान हैं। जैसे हम भरतपुर के निवासी हैं, हमारे कॉलेज के अंदर भी एक उद्यान बना हुआ है, हम उसका भी सफाई करने का जिम्मा ले सकते हैं। सूखे पत्तों को उठाना, उनके पेड़ों को पानी देना, उनमें जो नए प्लांट्स उग सकते हैं उनकी कटिंग करके दूसरी जगह उनका रोपण करना, इस प्रकार से पेड़ों में संवर्धन करना, संख्या बढ़ाना, उनकी पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार ये वृक्ष और सफाई, उस गार्डन की जो सफाई है वो हम सभी को बहुत अधिक मोहित करती है। तो केवल महाविद्यालय परिसर का ही नहीं, ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, हम जहाँ भी रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, हमारे जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक एक पार्क बने हुए होते हैं। तो आप उन पार्क का भी जिम्मा ले सकते हैं। आप जो वहाँ पर माली लगे हुए हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार से उस निश्चित पार्क को, जिसको भी आप लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसको बहुत सुंदर और साफ सुथरा बना सकते हैं। नेक्स्ट है बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए समाधान तैयार करना। बहुत सारी समस्याएं एजिंग की प्रॉब्लम है। एजिंग यानी बुढ़ापे में व्यक्ति अपने आप को ये फील करता है कि मैं ना तो अब शारीरिक रूप से किसी कार्य को करने में सक्षम हूँ, ना मैं धनोपार्जन करने के लिए योग्य रहा हूँ, या मैं रिटायर हो गया हूँ तो अब मेरी कोई ऐसी आमदनी नहीं है जो मेरी पहली हुआ करती थी, या बहुतों की बिल्कुल ही आमदनी नहीं होती है। और उम्र के बड़े होने के साथ साथ उनकी सारी क्षमताएं कम होती चली जाती हैं और फलस्वरूप वो स्वयं को अपने परिवार के ऊपर बोझ समझने लग जाते हैं कि मैं अपने परिवार पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े लोगों का अपना एक स्थान होता है परिवार में। आप ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठकर उनका मन बहला सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और यदि आप पर समाधान नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार इनका समाधान करें, इस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं। शारीरिक रूप से भी आप उनकी इस तरह से सेवा कर सकते हैं कि सर्दियों के दिन हैं या गर्मियों में भी यदि हल्की मालिश करके, कहीं हाथ पैर दबाकर या किसी प्रकार उनके बालों को कॉम्बिंग कर कंघा करके, उनके बाल काट कर, महिलाओं को विशेष रूप से ये प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ नहीं उठते हैं, बालों तक हाथ पहुंच नहीं पाते हैं, बड़े बाल होते हैं, उनको वो संभाल नहीं पाती हैं, उनको प्रॉपरली वॉश नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से आप किसी भी रूप में उनकी सेवा कर उनकी देखभाल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट इस विषय में भी आपको तैयार करने की मैं आपको सलाह देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थानीय सामाजिक समस्याओं को उठाना और समाधान तैयार करना। स्थानीय यानी जहाँ आप रहते हैं, लोकल, वहाँ की भी समस्याएं हो सकती हैं। आपके एरिया की मान लीजिए नालियाँ रुकी पड़ी हैं तो आप नगर पालिका से जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जाकर
आप उस एरिया की सफाई करवा सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिनका आप समाधान कर सकते हैं।